हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLI 101 इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सोशल साइंसेज में डाटा का क्या मतलब होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और ये फिजिकल साइंसेज के डाटा से कैसे अलग है। साथ ही डाटा के टाइप्स और सोशल साइंस रिसर्च में उसका रोल भी समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेटा हर रिसर्च का बेस होता है, चाहे वो फिजिकल साइंस हो या सोशल साइंस। सिंपल शब्दों में डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो हम एनालिसिस के लिए कलेक्ट करते हैं। सोशल साइंसेस जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी में डाटा इंसानी बिहेवियर, सोच और सामाजिक पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ डाटा का नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये ह्यूमन इमोशंस और सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ मेजरेबल चीजों पर। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेस। सोशल साइंस डेटा सामाजिक वास्तविकता को दिखाता है, लोगों के सोचने, व्यवहार और रिलेशनशिप पैटर्न्स को समझता है। ह्यूमन सेंटर्ड। ये डाटा इंसानों से मिलता है, उनके एक्शंस, ओपिनियंस और बिलीफ्स से। कंटेक्सचुअल। हर डाटा का मीनिंग सामाजिक और सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है जहां से वो कलेक्ट हुआ। डायनामिक। समाज और व्यवहार बदलते रहते हैं, इसलिए डाटा भी टाइम बाउंड होता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सोशल डाटा अक्सर पर्सनल मीनिंग्स और रिसर्चर के नजरिए पर डिपेंड करता है। डाइवर्स फॉर्म्स। यह क्वांटिटेटिव नंबर्स भी हो सकता है और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव भी। एग्जाम्पल, वोटिंग बिहेवियर पर सर्वे और जेंडर इक्वालिटी पर इंटरव्यूज दोनों सोशल डाटा है लेकिन उनका टाइप अलग है। 2. टाइप्स ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेस। क्वांटिटेटिव डेटा, ये नंबर्स और मेजरेबल यूनिट्स में होता है। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन, इनकम, लिटरेसी रेट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूजफुल होता है। क्वालिटेटिव डेटा, ये डिस्क्रिप्टिव और इंटरप्रिटेटिव नेचर का होता है। एग्जाम्पल, इंटरव्यूज, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, केस स्टडीज। इससे हम लोगों के बिलीफ्स और मोटिव समझते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, जैसे सर्वेज या फील्ड वर्क। सेकेंडरी डेटा पहले से अवेलेबल सोर्सेस जैसे रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डेटा या बुक्स से लिया गया डाटा। 3. प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेस। रिलायबिलिटी। डेटा हर बार सेम कंडीशन में सिमिलर रिजल्ट द। वैलिडिटी। डेटा सच में वही कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करे जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। रेलेवेंस। डेटा रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के साथ रेलेवेंट होना चाहिए। एक्यूरेसी। डाटा सही मेथड से कलेक्ट होना चाहिए, एरर्स से फ्री। ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्चर के पर्सनल बायस को कम से कम रखा जाए। टाइमलीनेस। समाज बदलता रहता है, इसलिए लेटेस्ट डेटा जरूरी है। एग्जाम्पल, सेंसस डेटा रिलायबल और वैलिड माना जाता है क्योंकि वो प्योर पॉपुलेशन को कवर करता है। 4. इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेस। पॉलिसी मेकिंग। डेटा से गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन सही पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं। सोशल प्लानिंग, वेलफेयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के लिए उस होता है। थियरी डेवलपमेंट। डेटा से नए थियरीज डेवलप होते हैं या पुराने टेस्ट होते हैं। कंपैरिजन। अलग अलग सोसाइटीज और टाइम पीरियड्स का कंपैरिजन करने में मदद करता है। प्रिडिक्शन। सोशल ट्रेंड्स जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ या माइग्रेशन को प्रिडिक्ट करने में यूजफुल होता है। कंक्लूजन। आखिर में सोशल साइंस डाटा बहुत डायमेंशनल होता है, ये इंसानी बिहेवियर को मेजर करने के साथ उसके मीनिंग को भी समझाता है। रिलायबल, वैलिड और रेलेवेंट डेटा हाई रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रांग बनाता है। इसी वजह से सोशल साइंसेज में डाटा एक बैकबोन की तरह काम करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Give the salient points on the nature and definitions of information propounded by A. Brooks, B. Belkinen, C. Wersing. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें तीन थिंकर्स ब्रुक्स, बेल्किन और वर्सिंग के इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स और उनके मेन पॉइंट्स समझाने हैं। हमें बताना है कि इन तीनों ने इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया और उसका नेचर क्या माना। कंपैरिजन और एग्जाम्पल देना भी जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह नॉलेज क्रिएट करने, डिसीजन लेने और कम्युनिकेशन करने का बेस है। लेकिन इंफॉर्मेशन का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन सबके लिए सेम नहीं होता, हर स्कॉलर का अपना व्यू है। ब्रुक्स, बेल्किन और वर्सिंग ने इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग नजरिए से समझाया। आइए इनके व्यू पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए। ब्रुक्स का इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। बेसिक आइडिया। ब्रुक्स 1980 ने इंफॉर्मेशन को एक ऐसी चीज बताया जो इंसान के नॉलेज स्ट्रक्चर को बदल देती है। उसका फॉर्मूला प्लस डेल्टा आई काल के एस प्लस डेल्टा एस सबसे फेमस है, जिसमें इंफॉर्मेशन से नॉलेज स्टेट चेंज होती है। की पॉइंट्स। इंफॉर्मेशन तभी यूजफुल है जब वो रिसीवर के नॉलेज को चेंज करे। इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में होती है, लेकिन मीनिंग तब मिलता है जब माइंड यूज इंटरप्रेट करता है। ब्रुक्स ने इंफॉर्मेशन के कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस किया। एग्जाम्पल, जैसे एक लाइब्रेरियन अगर नया कैटलॉगिंग रूल सीखता है तो उसका नॉलेज स्ट्रक्चर अपडेट होता है, यही इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट है। नेचर। ट्रांसफॉर्मेटिव, बदलने वाली। कॉग्निटिव और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई। बी। बेल्किन का इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। बेसिक आइडिया। बेल्किन 1978 ने अनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज (ASK) मॉडल दिया। उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन वो होती है जो इंसान के नॉलेज गैप या कंफ्यूजन को दूर करे। की पॉइंट्स। बेल्किन ने यूजर के इंफॉर्मेशन नीड पर फोकस किया। जब हमें नॉलेज में गैप लगता है तब हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। इंफॉर्मेशन का पर्पस है अनसर्टेनिटी को कम करना। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट किसी थियरी के बारे में कंफ्यूज्ड है और रिसर्च आर्टिकल ढूंढता है तो यह बेल्किन के ASK मॉडल का एग्जाम्पल है। नेचर। यूजर सेंटर्ड और सब्जेक्टिव, कंटेक्सचुअल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड, अनसर्टेनिटी रिड्यूस करने वाली। सी। वर्सिंग का इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। बेसिक आइडिया। वर्सिंग 1977 ने इंफॉर्मेशन को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस माना, एक सेंडर और रिसीवर के बीच मीनिंग का एक्सचेंज। की पॉइंट्स। इंफॉर्मेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग और डिकोडिंग इन्वॉल्व होता है। मीनिंग सेंट्रल रोल प्ले करता है, बिना समझ के इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती। मीडियम, मैसेज और कॉन्टेक्स्ट सब इस प्रोसेस को शेप करते हैं। एग्जाम्पल, जब टीचर कोई कॉन्सेप्ट समझाता है और स्टूडेंट उससे समझता है तभी वो इंफॉर्मेशन होती है। नेचर। कम्युनिकेटिव और डायनामिक, मीनिंग बेस्ड और इंटरप्रिटेटिव, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिपेंडेंट। कंक्लूजन। तो ब्रुक्स, बेल्किन और वर्सिंग तीनों ने इंफॉर्मेशन को अलग अलग एंगल से डिफाइन किया है। ब्रुक्स के लिए इंफॉर्मेशन एक नॉलेज चेंजर है, बेल्किन के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर और वर्सिंग के लिए एक कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये सब मिलके बताते हैं कि इंफॉर्मेशन सिर्फ डाटा नहीं है, बल्कि एक कॉग्निटिव, कम्युनिकेटिव और कंटेक्सचुअल प्रोसेस है। इन थियरीज को समझना हमारे लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिजाइन करने में काफी हेल्पफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss briefly Ranganathan's modes of formation of knowledge, including the extensions suggested by Prof. Neelamgam. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रंगनाथन के मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझाना है, मतलब ज्ञान किस तरह से बनता है और बढ़ता है। साथ ही हमें प्रोफेसर नीलमेघम द्वारा दिए गए एक्सटेंशंस को भी एक्सप्लेन करना है जो उन्होंने मॉडर्न टाइम के हिसाब से ऐड किए। आंसर। इंट्रोडक्शन। डॉक्टर SR रंगनाथन, जिन्हें लाइब्रेरी साइंस का जनक माना जाता है, ने ज्ञान और उसके विकास पर कई थियोरेटिकल आइडियाज दिए। उन्होंने मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें बताया गया कि ज्ञान कैसे डेवलप होता है और नए फील्ड्स कैसे बनते हैं। ये मॉडल हमें समझाता है कि नॉलेज एक लिविंग सिस्टम है जो लगातार बढ़ता और इवॉल्व होता है। प्रोफ नीलमेघम ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नए पॉइंट्स ऐड किए जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज के लिए रेलेवेंट है। मेन बॉडी। 1. नॉलेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। नॉलेज फॉर्मेशन का मतलब है नए आइडियाज, थियरीज और कॉन्सेप्ट्स का निर्माण। रंगनाथन के हिसाब से ज्ञान कभी स्टैटिक नहीं होता, ये समय के साथ नए मोड्स के थ्रू बढ़ता रहता है। उन्होंने इस प्रोसेस को समझाने के लिए अलग अलग मोड्स दिए। 2.
रंगनाथन के 5 मोड्स ऑफ नॉलेज फॉर्मेशन। मोड 1, डिसिप्लिन फॉर्मेशन। हर सब्जेक्ट अपने स्कोप और मेथड्स के साथ एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में डेवलप होता है। जैसे फिजिक्स, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री अलग अलग डिसिप्लिन हैं जो अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं। मोड 2, फिजन स्प्लिटिंग। जब कोई डिसिप्लिन ज्यादा ग्रो करता है तो उसके अंदर से नए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस निकलते हैं। जैसे फिजिक्स से न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जैसे नए ब्रांचेस निकले। मोड 3, फ्यूजन मर्जिंग। 2 या ज्यादा सब्जेक्ट्स मिलकर एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर बायोकेमिस्ट्री बना। मोड 4, लैमिनेशन लेयरिंग। जब पुराने सब्जेक्ट के ऊपर नए लेयर ऐड होते हैं बिना पुराने को रिप्लेस किए। जैसे लाइब्रेरी साइंस के साथ इंफॉर्मेशन साइंस और डाटा एनालिटिक्स ऐड हुआ। मोड 5, लूज असेंबलेज एसोसिएशन। जब अलग फील्ड से कुछ आइडियाज मिलके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज में बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट साथ में उस होते हैं। 3, प्रोफेसर नीलमेघम के एक्सटेंशंस। प्रोफेसर नीलमेघम ने रंगनाथन के मॉडल को मॉडर्न इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के हिसाब से अपडेट किया। नए मोड्स का एडिशन। उन्होंने नए मोड्स सजेस्ट किए जो आईटी और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के एरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस। उन्होंने कहा कि डिजिटल कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के वजह से नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस बदल गया है। नॉलेज अब नेटवर्क्ड फॉर्म में शेयर होता है, ग्लोबली लिंक्ड सिस्टम्स के थ्रू। कोलैबोरेटिव नेचर। आज के टाइम में ज्ञान टीमवर्क और ऑनलाइन कोलैबोरेशन से बनता है, न कि सिर्फ इंडिविजुअल रिसर्च से। डायनामिक नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज अब रैपिडली चेंज हो रहा है। नए फील्ड्स जैसे डाटा साइंस और एआई इस मॉडल को और एक्सपेंड करते हैं। 4, थियरी का महत्व और एप्लीकेशन। इस थियरी से लाइब्रेरियंस और एजुकेटर्स को नॉलेज के स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। ये करिकुलम डिजाइन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में भी काम आती है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशन के लिए ये एक थियोरेटिकल फाउंडेशन देती है। ये समझाती है कि नॉलेज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्रिएशन से लेकर उस तक। कंक्लूजन। रंगनाथन का मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज थियरी एक विजनरी कॉन्सेप्ट है जो ज्ञान के विकास को समझाता है। प्रोफेसर नीलमेघम ने इस थियरी को आज के डिजिटल और इंटरडिसिप्लिनरी युग के लिए रेलेवेंट बनाया। दोनों मिलकर हमें ये दिखाते हैं कि नॉलेज कैसे बनता, बढ़ता और दुनिया में फैलता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What do you mean by models of communication? Discuss the merits and demerits of Shannon and Weaver model of communication. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले ये समझाना है कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है। फिर हमें शैनन और वीवर के मॉडल को डिटेल में बताना है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, मेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचते हैं। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने कम्युनिकेशन के मॉडल्स बनाए जिससे इस प्रोसेस को सिंपल और समझने लायक बनाया जा सके। इन्हीं मॉडल्स में से सबसे पहला और पॉपुलर मॉडल है शैनन और वीवर मॉडल 1949, जिसे पहले टेलीफोन और टेलीग्राफ सिस्टम के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई किया गया। मेन बॉडी। 1. मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का अर्थ और उद्देश्य। मॉडल्स एक डायग्रामेटिक फ्रेमवर्क होते हैं जो दिखाते हैं मैसेज कैसे सेंडर से रिसीवर तक जाता है। यह मॉडल्स कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स और बैरियर्स समझने में मदद करते हैं। इनसे हम कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण, लिनियर मॉडल्स जैसे शैनन वीवर एक वन वे प्रोसेस को दिखाते हैं। इंटरैक्टिव मॉडल्स लेटर फीडबैक और एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं। यानी मॉडल्स हमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस को विजुअलाइज करने और इंप्रूव करने में मदद करते हैं। 2. शैनन और वीवर का मॉडल। शैनन और वीवर मॉडल 1949 पहला साइंटिफिक कम्युनिकेशन मॉडल माना जाता है। इससे क्लॉड शैनन, इंजीनियर, और वॉरेन वीवर, साइंटिस्ट, ने अपनी किताब द मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सप्लेन किया था। मॉडल के कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सोर्स, मैसेज बनाने वाला। ट्रांसमीटर, एनकोडर, मैसेज को सिग्नल में बदलने वाला। चैनल, मैसेज भेजने का मीडियम जैसे फोन, रेडियो। रिसीवर, डिकोडर, सिग्नल को वापस मैसेज में बदलने वाला। डेस्टिनेशन,
जिसको मैसेज मिलता है। नॉइस सोर्स, कोई भी चीज जो मैसेज को डिस्टॉर्ट करे, जैसे बैकग्राउंड नॉइस। ये एक लीनियर और वन वे मॉडल है जिसमें फोकस सिर्फ मैसेज ट्रांसमिशन पर होता है। 3. मेरिट्स ऑफ शैनन और वीवर मॉडल। साइंटिफिक अप्रोच, इसने कम्युनिकेशन को एक सिस्टमैटिक और मेजरेबल प्रोसेस के रूप में समझाया। इस मॉडल ने इंफॉर्मेशन थियरी और साइबरनेटिक्स का बेस दिया। क्लियर कंपोनेंट्स, सेंडर, रिसीवर, चैनल और नॉइस जैसे पार्ट्स को क्लियरली डिफाइन किया। इससे कम्युनिकेशन के बैरियर समझने में आसानी होती है। वाइड एप्लीकेबिलिटी, पहले टेलीकम्युनिकेशन के लिए था, लेकिन आज मास कम्युनिकेशन और एजुकेशन में भी उस होता है। फाउंडेशन फॉर अदर मॉडल्स, इस मॉडल ने श्रैम और बर्लो के मॉडल्स के लिए बेस का काम किया। एग्जाम्पल, टेलीफोन कम्युनिकेशन में नॉइस कम करने के लिए ये मॉडल इंजीनियर्स के लिए यूजफुल है। 4. डिमेरिट्स ऑफ शैनन और वीवर मॉडल। फीडबैक की कमी, ये मॉडल सिर्फ वन वे प्रोसेस बताता है, फीडबैक को इग्नोर करता है। रियल लाइफ कम्युनिकेशन दुतरफा होती है। मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट का अभाव, मॉडल सिर्फ टेक्निकल मैसेज ट्रांसमिशन पर फोकस करता है, ह्यूमन इमोशंस और कल्चर को इग्नोर करता है। ओवर सिंप्लीफाइड, ह्यूमन कम्युनिकेशन के इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को नहीं दिखाता। मैकेनिकल अप्रोच, यह मॉडल मैकेनिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे रेडियो, फोन के लिए सूटेबल है, ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए नहीं। एग्जाम्पल, क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट के बीच फीडबैक और गेस्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये मॉडल इग्नोर करता है। कंक्लूजन, शैनन और वीवर का मॉडल कम्युनिकेशन थियरी में एक माइलस्टोन है जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस को सिस्टमैटिकली समझाया गया। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तक सीमित है और ह्यूमन इंटरैक्शन के एस्पेक्ट्स को नहीं दिखाता। फिर भी इस मॉडल ने मॉडर्न कम्युनिकेशन थियरीज के लिए बेस तैयार किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Discuss the factors affecting diffusion of information. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स या कारण इंफॉर्मेशन के फैलने, डिफ्यूजन, पर असर डालते हैं। मतलब, हम ये समझाएंगे कि समाज, तकनीक और संचार के किन तत्वों के कारण जानकारी तेजी या धीरे फैलती है। आंसर, इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन का मतलब होता है एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे तक जानकारी का फैलना, अलग अलग संचार माध्यमों के जरिए। यह प्रोसेस बताता है कि नॉलेज कितनी तेजी और किस तरह से लोगों तक पहुंचती है। एवरेट एम रॉजर्स ने अपनी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस थियरी में समझाया था कि कैसे नई सोच या इंफॉर्मेशन समाज में समय के साथ फैलती है। डिफ्यूजन को समझने के लिए उन फैक्टर्स को देखना जरूरी है जो इसके स्पीड और रंगे को तय करते हैं। मेन बॉडी। 1. नेचर और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक्यूरेसी, रेलेवेंस और यूजफुलनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंफॉर्मेशन सही और उपयोगी है तो लोग यूज आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। गलत या अधूरी जानकारी डिफ्यूजन को स्लो कर देती है। एग्जाम्पल, WHO के वेरीफाइड हेल्थ अपडेट्स फेक न्यूज से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। 2. कम्युनिकेशन चैनल्स का रोल। इंफॉर्मेशन किस मीडियम से शेयर की जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। फॉर्मल चैनल्स जैसे रिपोर्ट्स और जर्नल्स रिलायबल होते हैं, जबकि इनफॉर्मल चैनल्स जैसे सोशल मीडिया और इंटरपर्सनल बातें तेजी से रीच बढ़ा देते हैं। दोनों का बैलेंस इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन को इफेक्टिव बनाता है। एग्जाम्पल, शिक्षा नीति की जानकारी सरकारी वेबसाइट्स और टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स दोनों से फैलती है। 3. ऑडियंस या यूजर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसीवर की एजुकेशन, कल्चर और ओपननेस डिफ्यूजन पर डायरेक्ट असर डालते हैं। जो लोग डिजिटली अवेयर और नई चीजों के लिए रेडी होते हैं, वो इंफॉर्मेशन जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ट्रस्ट और मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल, जिनके पास स्मार्टफोन्स और डिजिटल टूल्स हैं, वो नए कृषि उपाय तुरंत सीख लेते हैं। 4. सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं कई बार इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोक देती हैं या बढ़ा देती हैं। ओपन और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में जानकारी जल्दी फैलती है। इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट एक्सेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, अर्बन एरियाज में डिजिटल इंफॉर्मेशन रूरल एरियाज से ज्यादा तेजी से फैलती है। 5. टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव। तकनीकी सुविधाएं डिफ्यूजन के लिए बैकबोन है। इंटरनेट, टेलीकॉम और डाटा सिस्टम्स जैसे टूल्स जितने अच्छे होंगे, इंफॉर्मेशन उतनी तेजी से फैलती है।
डिजिटल डिवाइड, जहां कुछ लोगों के पास एक्सेस नहीं है, डिफ्यूजन को रोकता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं तक पहुंची जिनके पास इंटरनेट था। 6. गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सरकार के इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN), नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और ओपन डेटा पॉलिसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ाते हैं। ट्रांसपेरेंसी और ओपन एक्सेस पॉलिसी से डिफ्यूजन ईजी होती है, जबकि सेंसरशिप इसे स्लो कर देती है। 7. बैरियर्स टू डिफ्यूजन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जैसे रेजिस्टेंस टू चेंज या मिसट्रस्ट लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने से रोक देते हैं। भाषा की रुकावट, स्टैंडर्डाइजेशन की कमी और डिजिटल इलिटरेसी भी डिफ्यूजन में रुकावट पैदा करती है। कंक्लूजन, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन एक टेक्निकल नहीं बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। इस पर इंफॉर्मेशन की क्वालिटी, मीडियम, रिसीवर की रेडीनेस और टेक्नोलॉजी सबका असर होता है। अगर हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबको दें और ओपन कम्युनिकेशन कल्चर प्रमोट करें, तो जानकारी तेजी से और सही तरह फैल सकती है। ऐसे में नॉलेज सबके लिए उपलब्ध हो जाता है और समाज एम्पावर्ड बनता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।